लोन लिया, इसमें वो लोन शामिल नहीं है जो लोग सुनियारे के पास जाके प्राइवेट लोन ले लेते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले लेते हैं। ये सब भारत के बैंकों से लिया हुआ है। तो हालात आप सोच सकते हो कि कितने गंभीर हो सकते हैं। और फिर पूरे विश्व में बदनामी तो हो ही रही है हमारी। तो देश तो सारा अडानी अंबानी के नाम है, रामदेव के नाम पर है। तो ये छोटा सा ग्राफ मुझे लगता है कि उस बदहाली को दिखाने के लिए काफी है कि हमने 4 महीने में करीब 90,000 करोड़ का लोगों ने लोन उठाया सोना गिरवी रख के। और ये ऑल टाइम आप कह सकते हो कि क्या है कि रिकॉर्ड बन चुका है। ये मैं भी डर गया इसको देख के। लेकिन निर्मला सीतारमन को और मोदी जी को ये देखकर डर नहीं लगता, और ना ही क्या कहते हैं कि सरकार को डर लगता है। लेकिन हमें डर लगता है कि ये बदहाली दिखाते हैं हमारे सामने। मैं सबसे पहले भारत भूषण जी आपको आमंत्रित करता हूँ, आपकी टिप्पणी लूंगा कि इन 11 सालों के अंदर शायद हम, मुझे लगता है कि हम 110 साल पीछे चले गए। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, 5 ट्रिलियन की, इसकी उसकी, पांचवी बड़ी इकॉनमी। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम पूरे दुनिया में बदनाम हो गए और सारी दौलत चंद हाथों में सीमित हो गई। भारत भूषण जी। धन्यवाद बोरा जी। देखिए, हम अर्थव्यवस्था के मामले में कम से कम 50 साल पीछे तो चले गए हैं, क्योंकि हमने जो निर्णय लेने थे वो नहीं लिए अर्थव्यवस्था को लेकर के। इसलिए नहीं लिए कि हमारे पास जो मौजूदा सरकार है दिल्ली के अंदर, उसकी दूरदृष्टि और उसका विजन क्लियर नहीं है। वो हमेशा भूत में जीने वाली सरकार है। उनको भूत से बहुत प्यार है, इसलिए वो भूत के नाते ही अपने आप को बहुत विश्व गुरु कहना कि हम विश्व गुरु थे। इनको, उनके पास जो कुछ है वो थे। और कंफ्यूज और मुकरने वाली सरकार ये है। जनता को भी कंफ्यूज करती है, खुद भी कंफ्यूज है। अभी जो आपने आंकड़ा दिया है कि 80,000 करोड़ रुपया सोना गिरवी रख के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, बाकी आंकड़े अगर आए प्राइवेट बैंकों के तो वो बैंक आंकड़े अलग होंगे। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट मिला के करीब 2 लाख करोड़ के आसपास जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया। यानी कि आप सोना गिरवी रख के 2 लाख, सोना आदमी गिरवी मोरा साहब बहुत मजबूरी में रखता है। ये भारतीय जो मानस है, हमारे भारतीय मानसिकता, सोना रखते जरूर हैं, इसलिए रखते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा। इसका मतलब 2 लाख रुपया, करोड़ रुपया लगभग प्राइवेट और निजी सरकारी बैंकों से उठाकर हमने लिया। इसका मतलब बहुत बड़ी आपातकाल अर्थव्यवस्था के मामले में आजकल लोगों को गुजारा करना बड़ा भारी हो रहा। यही वजह है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा और शायद आगे और बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बिल्कुल बर्बाद। ये आंकड़ा सिर्फ 4 महीने का है, अप्रैल मई जून जुलाई इस साल का। 4 महीने का, तो पूरे साल में जाएंगे तो 832 तो कर ही सकते हैं आप। और सोना एक बार गिरवी रखा हुआ सोना छुड़ाना आम भारतीय के बस की बात नहीं होती। हाँ, बैंकों का ब्याज अगर थोड़ा सा कम हो, हालांकि 1-2% का फर्क पड़ता है अगर एफडी है तो, और बैंक में भी सोना 1% में मिल जाता है, लेकिन 1% में थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है वापस करना। ब्याज का तो 1% भी बहुत होता है, और प्राइवेट में तो 2 से 3 और 5 से 10% तक का ब्याज चल रहा है। गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो लोग, मैंने अपने सामने कि 20-20% का ब्याज मजदूर लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोना नहीं होता उनके पास। उस आंकड़े को अगर आप मिला लेंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए का जाएगा। अगर आप उस वाले बिना सोना गिरवी रखे लोग ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, वो बोरा साहब 500 रुपए मजदूरी कमाते हैं, 100 रुपए रोज का ब्याज का दे के आते हैं। बहुत से गरीब लोग ऐसे मेरे सामने आए हैं, 200-200 रुपए ब्याज का रोज दे रहे हैं। और हमारी सरकार जो है वादा करके मुकरने पे जा रही है। आप 15 लाख रुपए घर में आएगा उसको देकर मुकर जाते हैं। 2 करोड़ रुपया का, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे तो आप नहीं दे पाते। और मजे की बात देखिए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात थी, ना कि रोजगार। उन्होंने नौकरी शब्द को तो खत्म ही कर दिया, रोजगार शब्द ले आए और पोर्टल बना दिए। यूपी सरकार में एक पोर्टल चलता है निवेश मित्रा का। निवेश मित्रा में क्या है कि आप हर चीज को, आपने कोई भी लाइसेंस लेना हो उसको निवेश मित्रा में आप ले आए। आपने अगर फूड लाइसेंस भी लेना है और तो आपको अपने संस्थान को पहले निवेश मित्रा में रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ता है आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यानी कि मान लें मैं चाट का ठेला लगाता हूं तो मुझे फूड का लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी चाट का ठेला लगाने के लिए, तो मैं 2 लोगों को रोजगार दिखाऊंगा। वहां आंकड़ा दर्ज हो जाएगा कि हमने 2 लोगों को रोजगार दिया फूड का लाइसेंस, और आंकड़े में आ गया कि 2 लोगों को रोजगार दिया। इस तरह से रोजगार दर्शा रहे हैं, तो आंकड़ों से साथ भी हेराफेरी की जा रही है।
अब सवाल झूठ बोलने का आप देखिए, नैतिकता का देखिए, नैतिकता नाम की चीज नहीं बची। नैतिकता क्या है कि अभी क्रिकेट मैच जब हुआ तो भाजपा के राज्यसभा एमपी और जिनको संघ विचारक के रूप में गोदी मीडिया पेश करती है, उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट खेलने के लिए मना नहीं किया था, हमने खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, ये कहा था। क्रिकेट और खून की तो बात नहीं की थी हमने। तो जितनी जल्दी मुकर जाने वाली सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ टीवी के ऊपर बोल रहे हैं। क्या करेंगे आप ऐसे लोगों का? बड़ी जैसे अमित शाह ने एक बार कहा था, आपको याद होगा, कि 15 लाख रुपए का जुमला था। ये कुछ भी कह के मुकर जाते हैं। इनकी हिम्मत कैसी होती है कुछ भी कह के मुकर जाने की, और बड़ी साफ गोई के साथ। लोग पकड़, ऐसा भी झूठ नहीं बोलते जो पकड़ में ना आए, ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो पकड़ में आ रहा है, जो कुतर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इनको अब ये अपने इन्होंने इतने भक्तगण पैदा कर लिए हैं कि इनको लगता है कि चुनाव आयोग हमारे पास है, अदालत हमारे पास है, भक्तगण हमारे पास है, हम जो भी बोलेंगे सब चलेगा। और डर भी रहे हैं नेपाल की घटना से। नेपाल की घटना से डर इसलिए रहे हैं, इतना डर चुके हैं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो साहब कड़े कानून बनाए ताकि धरना प्रदर्शन में रोक लगाई जाए, और खुद उस कानून को तोड़ रहे हैं। बिहार बंद जो किया आपने माता जी के अपमान के ऊपर, बिहार बंद को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, और आप उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ा है आपने। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हो तो इनको बता दे कि बंद को सुप्रीम कोर्ट ने, शायद केरल का कोई मामला था, उसको लेके आदेश दिया था कि बंद नहीं किए जा सकते, जबरन, हाँ जबरन शब्द जोड़ दिया था उसमें, और बिहार बंद आप जबरन करा रहे थे। कोई मामला नहीं उठाने वाला। अगर यही मामला सरकार होती और क्रिकेट खेल का मैच खेल रही होती, विपक्ष की सरकार से, कांग्रेस से निकल गया होता, अगर खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते और वो क्रिकेट मैच खेल रहे होते तो क्या हालत करते? ये पूरे देश का चक्कर जाम कर देते। तो जब आप इस तरह की परिस्थितियों में आपकी नीतियों में दोगलापन है, आपके दिमाग में दोगलापन है, आपके वायदों में दोगलापन है, आपकी योजनाओं में दोगलापन है। जो योजनाएं देश को आगे ले जानी थी, आप रोजगार का आंकड़ा बदल रहे हैं, आप सारे आंकड़े बदल रहे हैं और परिभाषाएं बदल रहे हैं। अब बेईमानी की परिभाषा पीएम केयर फंड है कि हमने अपने भ्रष्टाचार का नाम पीएम केयर फंड रख दिया है। कहां भ्रष्टाचार खत्म, जीरो भ्रष्टाचार हो गया। तो इस तरह से इस घटनाएं लोग कर रहे हैं, तो कहां ले जाएंगे देश को? क्योंकि नीति क्लियर नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले हम जीरो, और आज अमेरिका के साथ फिर बातचीत हो रही है इनकी। और निश्चित जानिए वोरा साहब, मुझे राहुल गांधी ने कहा था कि समझौता आप इसी कलम से साइन करेंगे आप ट्रंप के साथ, मुझे लगता करने जा रहा है आजकल में, शायद होने वाला है। आज बातचीत जारी है उनकी, बिल्कुल पूरी तरह से समर्पण कर देंगे देश की जनता। कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद आप देखिए कि जिस तरह एमएसपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बर्बाद हुआ है, आज चाइना का मुकाबला कर लेंगे। भागवत जी कहते हैं कि देश, दुनिया डर रही है क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं। दुनिया डर रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अरे कहां से विश्वगुरु बनोगे? मैन्युफैक्चरिंग से आपका जीरो, आपके एमएसएमई आपकी जीरो, आपके बड़े उद्योग आपके जीरो, और एक देश एक नेता के नाम पर आप सारा कुछ हटाने, जैसा आपने अभी आपने संबोधन में कहा कि सारा कुछ लुटाए जा रहे हैं। वोरा साहब, इस फासिज्म की एक ही पहचान होती है कि सब कुछ एक आदमी के हाथ में, अर्थव्यवस्था भी एक आदमी के हाथ में, राजनीतिक नेतृत्व भी एक आदमी के हाथ में, धार्मिक नेतृत्व भी एक आदमी के हाथ में, सामाजिक नेतृत्व भी एक आदमी के हाथ में। सामाजिक और सांस्कृतिक नाम पे तो भागवत जी कब्जाए बैठे हैं, राजनीति के नाम पे मोदी जी कब्जाए बैठे हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में अडानी अंबानी कब्जाए बैठे हैं। तो बचता क्या आपके लिए? आपके और हमारे देश की जनता के लिए कुछ नहीं बचता। सब कुछ इन्होंने एक देश एक नेता के नाम पर, एक देश एक चुनाव के नाम पर सब कुछ मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें जनता के लिए कुछ नहीं बचता। और जब जनता के लिए बचता है तो आंदोलन बचता है, और आंदोलन को कुचलने के लिए हमने कड़े कानून बना लिए हैं। इसीलिए आप ये देखिए, वो 30 संशोधन भी लेके आते हैं ताकि मंत्री, अगर संतरी 1 महीने में जेल चला जाए तो उसका पद चला जाए। ये क्या है? यानी कि जो इनके मंत्री संतरी भी हैं, खुद भाजपा के मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री जो भी होंगे, उनके ऊपर भी तलवार लटका दी गई है, जो ताकि भाजपा के अंदर से भी विद्रोह पैदा ना हो, भाजपा के अंदर से भी सवाल ना आ पाए। तो जब सवाल ही नहीं आ पाएंगे आपके पास, तो आप क्या करेंगे? क्या क्रिकेट के मामले में भाजपा का कोई प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं है। और राम भद्राचार्य, अभी हमारे मेरठ में कथा चल रही है, मेरठ के अंदर
पूरे वेस्ट यूपी के लोग, धार्मिक लोग जा रहे हैं हमें मैदान में। राम भद्राचार्य कहते हैं कि हिंदू बहुत बड़े खतरे में है, और हिंदू हर घर में हिंदू पाठशाला होनी चाहिए समझाने के लिए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है, या मुसलमान बहुमत में आ रहे हैं। इस तरह के धार्मिक सभाओं में राजनीतिक भाषण, धार्मिक सभाओं में नफरत के भाषण, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, देश का भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश को तानाशाही की तरफ धीरे धीरे ले जा रहे हैं अंकुर साहब। कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, समझौते किए जा रहे हैं, दोगलापन, नंगे तरीके से दोगलापन किया जा रहा है। क्रिकेट के मुद्दे पे चीज सामने आ चुकी है। इसलिए वोरा साहब बहुत समय खराब है। अभी जो आपने आंकड़ा दिया 80,000 करोड़ का, ये 10 लाख करोड़ तक जाएगा, और शायद सोना वापस नहीं आ पाएगा, और गरीब लोग सिवाय सबर का घूंट पीने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि भविष्य अगर विपक्षी पार्टियां अगर मजबूत होकर नहीं लड़ी, तो फिर हमारा देश भी जैन जी के पास ही नेतृत्व के लिए जाने वाला है।